हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरी लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्रीय द्वितीय खंड के लिए 1919 ईस्वी के अधिनियम की विशेषताएं क्या सब थी उस पर चर्चा करेंगे। हमने कल जो है 1919 अधिनियम पाठ को प्रारंभ किया था और उसके बारे में जाना था और आज जो है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी उसको हमने क्रमानुसार 1, 2, 3 इस तरह से क्रमबद्ध किया है। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसे थोड़ा पॉइंट वाइज बना दिया है। बच्चों, प्रांतों को जो है हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया और केंद्रीय नियंत्रण बना रहा। यानी प्रांत जो थे जितने भी उस पर केंद्रीय नियंत्रण बना रहा जो हस्तांतरित विषय थे। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त करके नियुक्त किया गया और इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। हालांकि एक बात हम जान लें बच्चों कि भारत में जो भी अंग्रेज पदाधिकारी थे उसका वेतन भारतीय राजकोष से ही दिया जाता था। और इतिहासकारों ने कहा है और ये तत्युगीन यानी उस समय के बहुत सारे दस्तावेजों से इस बात की जानकारी मिलती है कि पूरे विश्व में जहाँ भी उपनिवेशिक शासन था, चाहे वो अंग्रेज़ों का हो या अन्य यूरोपीय देशों का, उसमें भारत में जो अंग्रेज रहते थे उनका वेतन, उन पदाधिकारियों का वेतन विश्व में सबसे अधिक था। गवर्नर जनरल जो थे उसकी कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए तथा इन्हें विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग जो है वो विभाग सौंपे गए। विषयों को पहली बार, ये चौथा पॉइंट है, विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था जिस पर गवर्नर जनरल स्वपरिषद कानून बना सकता था, जो मुख्य इम्पोर्टेंट विषय थे। और जिसमें विदेशी मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, डाक और तार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी तथा फौजदारी कानून तथा कार्य प्रणाली इत्यादि सभी मामले जो थे वो केंद्रीय सूची में थे और इनको केंद्रीय शासन के अधीन रखा गया था। और गवर्नर जनरल जो है उस पर स्वपरिषद के साथ मिल करके उस पर विभिन्न तरह के कानून जो है वो बना सकता था। इसके बाद जो है जो प्रांतीय महत्व के विषय थे उन विषयों पर गवर्नर कार्यकारिणी तथा विधानमंडल की सहमति से जो है वो कानून बनाता था। प्रांतीय महत्व के विषय में आते थे स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, भूमि कर, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, जल संभरण, अकाल सहायता, शांति व्यवस्था, कृषि इत्यादि। ये जो कुछ विषय थे वो प्रांतीय मामले थे, इसको प्रांतीय महत्व के विषय थे। जो विषय स्पष्ट जो है नहीं थे, वो जो विषय स्पष्ट हस्तांतरित नहीं किए गए थे वे सभी केंद्रीय माने गए। जो हमने केंद्रीय विषयों की सूची बनाई और कुछ जो है वो प्रांतीय महत्व के, और जो इन दोनों के अलावा जो विषय थे वो हस्तांतरित विषय जो है, जो हस्तांतरित नहीं किए गए थे जो विषय, वो सभी केंद्रीय माने गए। इसके अलावा भी प्रांतों में भी जो विषय थे वो भले ही प्रांतीय शासन के अधीन थे, लेकिन अंतिम निर्णय जो है उस पर केंद्रीय शासन को ही लेने का अधिकार माना गया था। 5वें पॉइंट में केंद्र में द्विसदनी विधानसभा, राज्य परिषद में स्त्रियां केंद्र में द्विसदनी विधानसभा और राज्य परिषद में स्त्रियां जो है वो सदस्यता के लिए उपयुक्त नहीं समझी गई थी। विधानसभा थी और राज्य परिषद में स्त्रियां सदस्यता के लिए उपयुक्त नहीं समझी गई थी। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे गवर्नर जनरल जो है वो बढ़ा भी सकता था। सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों तक सीमित कर दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था तथा उसकी प्रभाविता 6 महीने तक जो है वो रहती थी। बजट पर बहस हो तो सकती थी पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का गवर्नर जनरल प्रशासन अपने द्वारा मनोनीत पार्षदों द्वारा करता था, तो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन उन मंत्रियों की सहायता से गवर्नर करता था जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य थे, परंतु उसकी पदस्थापना व पदच्युति गवर्नर की इच्छा पर आधारित थी।
हस्तांतरित व आरक्षित विषयों का विभाजन भी जो है एक तरह से दोषपूर्ण ही था। जैसे सिंचाई तो आरक्षित विषय था और कृषि हस्तांतरित, परंतु बच्चों हम जैसा जानते हैं कि सिंचाई और कृषि दोनों एक दूसरे के में अनुन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे से अविभेद्य हैं। इसी प्रकार उद्योग हस्तांतरित था, जबकि जल शक्ति कारखाने आदि आरक्षित विषय थे, जिन्हें एक दूसरे से पृथक करना एक तरह से अव्यवहारिक ही था। लेकिन फिर भी हम इसमें देखते हैं कि विषयों को दो भागों में बांटकर एक केंद्रीय के अधीन, एक प्रांतीय शासन के अधीन, इसके अलावा जो है इन और प्रांतीय शासन के अधीन जो शिक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि सब विषयों को रखा गया था। आज भी जब हम भारतीय प्रशासन की संरचनात्मक पहलू को देखते हैं तो हमें इस तरह की बात नज़र आती है कि कुछ विषय जो है वो केंद्र के अधीन है, कुछ विषय जो है वो राज्यों के अधीन है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तरदायी शासन जो 1919 ईस्वी में के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता के अंतर्गत आता है कि एक उत्तरदायी शासन जो है, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था उसका जो है वो एक तरह से प्रारंभ इसमें हो चुका था। वो अलग बात है, इस बात की तो हमने हर अधिनियम में चर्चा की है कि अंग्रेज़ जो भी अधिनियम बनाते थे या जो भी कार्य करते थे, चूँकि उनका जो है मत ही था, उनके विचार ही स्पष्ट रूप से थे कि भारत का राजनीतिक और आर्थिक शोषण करना था, मुख्यतः आर्थिक शोषण करना था। उसी के लिए उन्होंने राजनीतिक वर्चस्व भी बनाया था। तो जो भी अधिनियम बने वो अंग्रेज़ों के हित के लिए थे। पेपर पे कुछ और हो, कार्यान्वयन उसका कुछ और होता था। तो ये तो एक अलग ही विषय है, लेकिन जो पेपर पे भी जो बात भर कर सामने आई उसमें इस तरह की विशेषता 1919 के अधिनियम में हम पाते हैं। अब बच्चों इसके अगली कक्षा जब भी हम करेंगे शास्त्रीय द्वितीय खंड के लिए, तो अब इस अधिनियम की जो है इसकी समालोचना हम करेंगे, जिसमें कि यह कितना फ़ायदेमंद रहा, कितना ये हानिकारक रहा। और फिर क्योंकि ये अंतिम अधिनियम नहीं था, इसके बाद भी फिर अधिनियम बनाने की आवश्यकता जो है वो महसूस हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली कक्षा में हम फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।